ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल हम लोग बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे, तो आज मैं पीजो इलेक्ट्रिक ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देखें तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है अंदर इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक इस तरीके का कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के इनपुट पे आपने कुछ प्रेशर लगाया या कुछ फोर्स लगाया या कोई इसको वाइब्रेशन दिया या इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या देता है, ये कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट करता है। तो इट्स एन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर। या फिर ये तो हो गया जिसको बेसिकली बोलते हैं हम इट इज टू बी इन फ्रॉम कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर एक मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स अ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर। बट अगर हम ये बोले कि हमारे पास, ये तो हमारा केस 1 था। केस 1 में क्या था? केस 1 में ये था कि हमने इनपुट क्या दिया, हमने एक मैकेनिकल इनपुट दिया और उस मैकेनिकल इनपुट देने पे हमको आउटपुट क्या मिला, एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला। ये हमारा केस 1 था। केस 2 हमने क्या किया, केस 2 हमने क्या किया, हमने एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दिया और उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का लेंथ L है, विड्थ W है और थिकनेस उसकी T है। ठीक है, तो हमने क्या दिया, अब इस पीजो इलेक्ट्रिक को हमने क्या दिया, इस पीजो इलेक्ट्रिक को हमने अब एक पर्टिकुलर हमने एक वोल्टेज दिया, हमने कुछ इसको एक पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज दिया V, सप्लाई वोल्टेज V दिया। ठीक है, तो अब इसमें आउटपुट पर क्या मिलेगा आपको? अगर हम इसको सप्लाई वोल्टेज देंगे तो सप्लाई वोल्टेज देने पर ये एक जिसका डेफिनेट शेप था वो शेप क्या हो जाएगा, अब कुछ मटेरियल का चेंज हो जाएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर पे केस नंबर 2 ये बोलता है कि अगर उस पर कोई हम एक्स्ट्रा सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करें तो उस एक्स्ट्रा सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करने पर उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का जो शेप हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरीके से भी वर्क कर सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके मिलेगा कि which of the following instrument is to be called as an inverse transducer? The answer will be piezoelectric crystal transducer। ठीक है, तो एक तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर ये हो गया कि पहला केस 1 में क्या था, केस 1 में ये था कि हमने कोई भी मैकेनिकल इनपुट दिया, मैकेनिकल प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमको करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, आउटपुट वोल्टेज मिल गया। दूसरा केस क्या होगा कि जब हमने इसमें कोई सप्लाई वोल्टेज लगाया तो ये क्या कर गया, अपना इसका जो शेप था, शेप क्या हो गया, चेंज आ गया। शेप चेंज आ गया मतलब क्या, लेंथ, विड्थ और एरिया में चेंज आ गया। इसका मतलब इसके मैकेनिकल सिस्टम में क्या हो गया, तो कुछ हल्का सा डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, मैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर जो होता है एक तरीके का पोलराइजेशन मैकेनिज्म होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा फाइनली हमको आउटपुट वोल्टेज कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में था। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोट डाल के पॉइंट ये मानने वाला है, वो पॉइंट ये है आपका कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर होता है आपका, वो स्टैटिक इनपुट में इसका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। और ये तो हो गया पीजो की बात। और जो इसी तरीके से एक होता है स्टैटिक इनपुट में भी फाइनली इट इज एन आउटपुट, इट इज नॉट एन इनपुट, इट इज एन आउटपुट। ये क्या है, आपका आउटपुट है। स्टैटिक आउटपुट में आपका कितना आउटपुट होता है, पीजो का 0 होता है। ठीक है, उसी तरीके से स्टैटिक इनपुट के लिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सेकंड से बेसिकली हम अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, हमारे पास 2 पॉइंट है। इनका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने पर ये बेसिकली हाई पास फिल्टर आता है, इट्स एन हाई पास फिल्टर। और हाई पास फिल्टर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से लाई करता है, यानी जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी, ये क्या है, हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी तो हमारा गेन भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हम इसमें एक पॉइंट डाल के ये लिख सकते हैं, फॉर द स्टैटिक इनपुट, स्टैटिक इनपुट मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, हमारा आउटपुट ऑफ द पीजो इक्वल टू 0। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है, फॉर द स्टैटिक इनपुट
the output of the capacitive transducer is also 0। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और जो हमारा पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर है, दोनों ही हमारा स्टैटिक इनपुट के लिए आउटपुट कितना आता है, हमारा 0 आउटपुट आता है। इट इज बोथ द केस ऑफ एन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर। ये क्वेश्चन गेट में 2 बार पूछा जा सकता है। फॉर द स्टैटिक इनपुट द वैल्यू ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज वगैरह दे रखी थी, डायरेक्टली आंसर उसका 0 लगाना था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात। अब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में एक वोल्टेज और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में एक रिलेशन आता है, वो हम रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल्स के बारे में बता देते हैं कि अगर हम मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीजो के 2 मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं जिनको बेसिकली हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल। क्या होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल मटेरियल बोलते हैं। और एक हमारे पास होते हैं सिंथेटिक मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल्स में जो हमारा आता है वो आता है क्वार्ट्ज एक हमारा नेचुरल मटेरियल होता है, और एक हमारा होता है नेचुरल मटेरियल जिसको हम रोशली साल्ट बोलते हैं। रोशली साल्ट ये हमारे क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक के नेचुरल मटेरियल है। बट अगर हम सिंथेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो मैन मेड द्वारा बनाए गए, जैसे कि लिथियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट हो गया, और अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसको बेसिकली एडी मतलब अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इट्स ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक होते हैं नेचुरल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक हमारे कैसे होते हैं, सिंथेटिक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हमने क्लासिफाइड कर लिया, अब हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहते हैं कि मटेरियल हमारा किस तरह की प्रॉपर्टी का होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द क्रिस्टल मस्ट बी हाईली स्टेबल। क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बहुत, स्टेबिलिटी मतलब ये है कि कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन या कोई भी ह्यूमिडिटी वेरिएशन की वजह से उसके आउटपुट वोल्टेज में कुछ कमी ना आए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज टू बी वेरी वेरी हाई। आउटपुट वोल्टेज बहुत ही हाई होना चाहिए। और आप बोल सकते हो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर या जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो पीजीओ है वो हमारा कैसा होना चाहिए, लेस इफेक्टेड होना चाहिए। पीजीओ इज टू बी लेस इफेक्टेड फॉर द ह्यूमिडिटी और द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर जो है उसके लिए बेसिकली हम एक इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। द हेडिंग इज टू बी कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम फोर्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ डायग्राम बनाते हैं इस तरीके का। ये हमारा एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर है, कुछ हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पे हमने कोई सर्टेन एक कोई फोर्स लगाया। तो अगर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर है तो ये क्या करेगा, सर्टेन कुछ पर्टिकुलर आपको आउटपुट वोल्टेज देगा। तो आप बोल सकते हो कि in this crystal the magnitude and polarity of charge generated due to directly proportional to the magnitude of applied force। अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स को अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, आपका जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्योंकि फोर्स के लगाने पर क्या हो रहा है, आपका चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्यू हमारा क्या है, चार्ज है, और एफ क्या है, हमारा फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स हो गया, यानी कि क्यू बराबर कितना हो गया, के इंटू एफ हो गया। क्यू इक्वल टू के इंटू एफ, जहां के को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, चार्ज सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या के हमारा क्या है, चार्ज सेंसिटिविटी, के दिन चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, के की यूनिट होती है कूलाम पर न्यूटन। देखने से ही लग रहा है कि क्या है, चार्ज सेंसिटिविटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर न्यूटन होगी।
उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और डेरिवेशन को एक्सप्लेन करें, देखिए हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, बेसिकली चार्ज जनरेट हो रहा है और दो मटेरियल आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में कैपेसिटर भी जनरेट होगा, तो V इक्वल टू कितना लिख लिया, Q/C लिख लिया। अब आउटपुट वोल्टेज V, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज Q और Q की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, Q की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, Q इक्वल टू K इंटू एफ, और C की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन A इंटू T, एप्सिलॉन A इंटू T फॉर पैरेलल कैपेसिटर, C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड P। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो V नॉट कितना हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू F डिवाइडेड बाई A इंटू T, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, G इंटू P इंटू T, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू G इंटू P इंटू T। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये जो आपका सबसे मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V नॉट इक्वल टू G इंटू P। इसमें G का बड़ा क्रूशियल रोल है। देखिए G को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द G, G को बेसिकली जो हम बोलते हैं, अगर हम G की बात करें, तो G बेसिकली हमारा होता है जिसको बेसिकली बोलते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। G इज कॉल्ड ए वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इस वोल्टेज सेंसिटिविटी G की यूनिट क्या होती है, G की यूनिट होती है वोल्ट मीटर पर न्यूटन, ये इसकी यूनिट। देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा सा डायरेक्टली पूछ लेगा तो V नॉट इक्वल टू G इंटू P इंटू T हो जाएगा, तो क्वेश्चन में P और T तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे, पर ये G निकालना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो G की यूनिट है, ये आपकी बहुत ही हेल्प करती है। कभी भी अगर आप V नॉट इक्वल टू G इंटू P इंटू T फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए, जब आप G को पुट करेंगे ना तो G की यूनिट हमेशा वोल्ट मीटर पर न्यूटन की फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर G की यूनिट वोल्ट मीटर पर न्यूटन की फॉर्म में नहीं है तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। अच्छा, एक G को आप ध्यान रखिएगा, G इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन है, जहाँ K क्या है हमारा चार्ज सेंसिटिविटी है और एप्सिलॉन क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो G हमारा क्या है, तो G हमारा क्या हो गया, G इक्वल टू K अपॉन एप्सिलॉन है। तो G क्या है हमारा, बेसिकली G इज कॉल्ड चार्ज सेंसिटिविटी। तो हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा किसके हो गया, प्रेशर हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देखिए यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को देखें तो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के, और ये प्रेशर कब जनरेट हुआ, जब आपने उस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया। ठीक है, तो इट्स बेसिकली ऑफ कॉल्ड पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ओके। तो इसमें एक पार्ट थोड़ा सा और है जिसको बेसिकली हम सेंसिटिविटी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो किसी पीजोइलेक्ट्रिक की सेंसिटिविटी क्या हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम पीजोइलेक्ट्रिक की सेंसिटिविटी को डिफाइन करें, तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा कि इनपुट में आप क्या दे रहे हो, कुछ वाइब्रेशन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो उससे उस मटेरियल के डिफॉर्मेशन हो रहा है और डिफॉर्मेशन की वजह से आपका चार्ज जनरेट हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना है हमारा, G इंटू P इंटू T। आउटपुट वोल्टेज G इंटू P इंटू T, तो हम लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू G और P बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन A इंटू T, F अपॉन A इंटू T। और आपने पढ़ा है ना, एक फॉर्मूला होता है ना आपका, स्ट्रेस इक्वल टू आपने हुक लॉ पढ़ा है ना, हुक लॉ क्या होता है आपका, यंग मॉडुलस पढ़ा है ना, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, यंग मॉडुलस होता है ना आपका। तो यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है यंग मॉडुलस, तो बताओ यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होगा, कौन स्ट्रेस बोलेगा, बोलो अपॉन कौन बोल स्ट्रेन रहा था होता है सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इज यंग मॉडुलस इन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इट्स अ यूनिट, इज अ यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस, ये जब यंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो यही यूनिट इसके बराबर होगी। और स्ट्रेन हमारी कैसी होती है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा टी बाई टी, मतलब चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको और रफ करते हैं, देखिए, तो देखिए यंग मॉडुलस को हमने माना जाई, स्ट्रेस को हमने क्या मान लिया? हमने स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हमने कितना मान लिया? डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो यहां से हम फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। और हमने इसको मान लिया, ये हमारी क्या है? ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम एफ अपॉन ए की वैल्यू को पुट कर दे तो कितना आ जाएगा? वी नॉट इक्वल टू जी इंटू यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। ठीक है, डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। तो टी से टी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट अपॉन जो हमारा डेल्टा टी आया, दैट वी नॉट अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जी इंटू साइज। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर, तो आपको फॉर्मूला लगाना है वी नॉट अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जी साई। देखिए यहाँ पे थिकनेस आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हमने आपके पहले जो लिया था ना इस तरीके से पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो बेसिकली ये बीच की जो डिस्टेंस है कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर के बीच की डिस्टेंस है, उसी को ही हमने थिकनेस माना है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, और ये थिकनेस, और देखिए ये वाली भी टी क्या है? पहले क्या था कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी थी? टी थी। तो इसीलिए ये टी और ये टी क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये टी क्या है? जो पहले हमारे कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर के बीच की प्लेट डिस्टेंस कितनी थी? टी थी। और जब फोर्स लगाया तो उसमें कितना चेंज हुआ? डेल्टा टी हुआ। पर नीचे तो रही टी ही रहेगा ना, क्योंकि ये भी हमारी क्या थी? इनिशियली डिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस तरीके से हमारा पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नहीं पढ़ा रहा हूँ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर का, पर आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है उसका आउटपुट हमेशा एक हाई पास फिल्टर आता है, और अंडर द स्टैटिक कंडीशन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0। इट्स एन हाई पास फिल्टर। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मेजरमेंट, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वाइब्रेशनल मेजरमेंट, वाइब्रेशनल मेजरमेंट आप हम पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर की हेल्प से ही करते हैं। और इसकी एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। उस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। पर वो वाइब्रेशनल मेजरमेंट आप वाला पार्ट अगर कभी भी आपको कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी कुछ ऐसा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, या कहीं भी अगर आपको पढ़ने को मिले, तो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। वाइब्रेशन मेजरमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना अच्छा, एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर का एक जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये इक्विवेलेंट सर्किट मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। मैं डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली सर्किट बना रहा हूँ कि ये सीपी है और ये हमारा कुछ सीएल है, सीएल, और ये हमारा क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। सीपी मतलब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का ट्रांसड्यूसर, सीएल मतलब लोड कैपेसिटर, और ये कुछ पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज। इस तरीके से ये हमारा पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना दिया मैंने। इसमें एक चार्ज के रूप में डायग्राम होता है और एक अंडर लोडिंग कंडीशन मैंने डायरेक्टली ये डायग्राम बनाया। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीपीसीएल दे रखा होगा और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछेगा। ठीक है, तो हम वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करा रहे हैं पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर पे। हम डायरेक्टली आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, एक आपका टॉपिक है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हॉल इफेक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था बहुत पहले ही आपको सेमेस्टर में। तो हॉल इफेक्ट जो है वो आपके लिए असाइनमेंट है। हॉल इफेक्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हॉल इफेक्ट बेसिकली ये बोलता है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करें, वाई डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड डायरेक्शन में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम किसी भी स्पेसिमेन, या फिर वो कंडक्टर होता है या फिर वो सेमी कंडक्टर होता है, दोनों की हेल्प से हम हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। जो हॉल इफेक्ट होता है ये इस बात को फाइंड आउट करता है कि वेदर द सेमी कंडक्टर इज एन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप का सेमी कंडक्टर है या पी टाइप सेमी कंडक्टर है। हॉल इफेक्ट बेसिकली इसका एप्लीकेशन जो होता है, ये बेसिकली हम हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम
हॉल कोफिशिएंट का यूज हम हॉल मल्टीप्लायर की तरीके से भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी में भी हम हॉल इफेक्ट को यूज करते हैं। तो हॉल इफेक्ट बेसिकली हमारे लिए एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। हॉल इफेक्ट में दो तरह का होता है कि हम बता सकते हैं कि हॉल वोल्टेज की हेल्प से इंट्रिंसिक एन टाइप पी टाइप। अगर हमारा हॉल वोल्टेज की वैल्यू 0 है यानी कि एन की वैल्यू पी के बराबर है तो हमारा इफेक्टिव आउटपुट वोल्टेज 0 आता है। अगर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो हॉल वोल्टेज नेगेटिव आएगा, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो हमारा हॉल वोल्टेज पॉजिटिव आएगा। जिस तरीके से हम हॉल वोल्टेज को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम हॉल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। हॉल कोफिशिएंट को इतना रटने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू पी म्यू पी स्क्वायर माइनस एन म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू ब्रैकेट में पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे आंसर आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाते हैं हॉल कोफिशिएंट के लिए। तो हॉल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो हॉल कोफिशिएंट हमारा, अगर हम बात करें हॉल कोफिशिएंट के लिए तो हॉल कोफिशिएंट हमारा मेटल के लिए नेगेटिव होता है, एन टाइप के लिए नेगेटिव होता है, और पी टाइप के लिए हमारा हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। हॉल कोफिशिएंट के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉल इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनता है, ये कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनता है इसमें ऐसे करके, आपको शायद याद आ रहा होगा, हॉल इफेक्ट हमने पढ़ाया था। इस तरीके से हम कोई सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं इसमें इस तरीके से, तो फिर एक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर प्लेट के बाहर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है तो हमारा वो एन टाइप का है, और अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इट्स ऑल अबाउट हॉल इफेक्ट, भाई ये असाइनमेंट है आपका। उसके बाद में हमारे पास इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम अपने टॉपिक को बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जिसको बेसिकली बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, दूसरा है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम फ्लो मेजरमेंट, तीसरा है हमारे पास जिसको बोलते हैं प्रेशर मेजरमेंट, और चौथा हमारे पास है क्या है जिसको हम बोलते हैं लेवल मेजरमेंट। लेवल मेजरमेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लेवल मेजरमेंट में कल आपको बता चुका था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम लेवल मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो लेवल मेजरमेंट वाला पार्ट हमने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वी हैव टू बी चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, or we have to be change the value of the dielectric constant by using this phenomena we have to be used for the measurement of the level। तो लेवल मेजरमेंट वाला पार्ट हमने कल फिनिश कर लिया था, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं सिर्फ डायरेक्टली पढ़ाऊंगा टेम्परेचर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट और प्रेशर मेजरमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले ये बात आती है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर। एक टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु को छूने पर अगर हमें ठंडा या गर्माहट का एहसास होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। डायरेक्टली बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। कोई भी पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर को करंट करना बहुत ही जरूरी होता है, कि अगर हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग फॉर्म में नहीं होगा तो फाइनली हमारा फर्नेस में या फिर हमारा जो बॉयलर है वहाँ पे क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर मेजरमेंट को देखें तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको बेसिकली हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल वर्क करने का मतलब है कि जिनको अगर हम टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उनके शेप साइज में कोई चेंज होगा, उनका प्रेशर चेंज हो सकता है, उनका कोई मैकेनिकल पैरामीटर अगर चेंज होगा टेम्परेचर की वेरिएशन से तो उनको हम नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज होगा, वोल्टेज करंट कुछ चेंज होगी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए, नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जो कहानी है वो बेसिकली पूरी एक तरह की स्टोरी है इसकी, जब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक चीज थोड़ा सा जो आपने बेसिक अपने 12th क्लास लेवल पे पढ़कर आएंगे वो भी हमको बता देते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट की 4 यूनिट होती हैं, एक सेंटीग्रेड होती है, एक केल्विन होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है और एक ल्यूमर होती है, जिसमें हमारा
जो हमारा केल्विन और र्यूमर है ये बेसिकली हमारे एब्सोल्यूट स्केल होते हैं। एब्सोल्यूट स्केल मतलब जो कंप्लीटली रेफरेंस पोजीशन पर होते हैं। मैं डायरेक्टली चारों के बारे में एक रिलेशन लिख देता हूँ। चारों का रिलेशन ये होता है, चारों का रिलेशन अगर हम लिखने की कोशिश करें तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू R/5 R/9। चेक कर लीजिएगा, यहाँ तक R/9 होता है। C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, ये र्यूमर के नीचे का देख लीजिएगा। C/5 R/, र्यूमर दिक्कत हो रहा है। देखिए रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू R/5। ये थोड़ा देख लीजिएगा नीचे ये क्या रहेगा R/, में थोड़ा रिलेशन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर आप कोई दिक्कत नहीं, आप 3 याद रख सकते हैं, चौथा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा। बेसिकली र्यूमर में तो हमारा टेम्परेचर हमको इतना क्वेश्चन वगैरह में नहीं दे रखा होता है। बेसिकली हमारे टेम्परेचर या तो डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं या फिर हमारे केल्विन में होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बाई मेटालिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये बाई मेटालिक का मतलब क्या है? बाई मेटालिक नाम से क्लियर है, बाई दूसरा मतलब मेटालिक। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें दो मटेरियल का यूज हुआ होगा, दो मेटालिक मटेरियल का यूज होगा, उन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं, बाई मेटालिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली दो, एक बीच में हमारे पास एक मीडियम सरफेस होती है जिसपे हम एक मटेरियल ए को प्लेस करते हैं और एक मटेरियल बी को प्लेस करते हैं। बेसिकली मटेरियल ए और मटेरियल बी को हम प्लेस करते हैं, और जब ये मटेरियल हमारे किसी टेम्परेचर सेंसर के कांटेक्ट में आते हैं तो इन मटेरियल्स में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। इन मटेरियल में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, यानी ये मटेरियल 1 और मटेरियल 2 अपनी पोजीशन को डिफॉर्मेशन करेगा। पोजीशन को डिफॉर्मेशन करने से मतलब है अपने शेप और साइज को चेंज करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ये अपनी इस पोजीशन से क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये जो डिफ्लेक्शन है, यही डिफ्लेक्शन हमको कैलिब्रेट करता है इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पर जो दो मटेरियल लेते हैं, इन दो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब सिंपल सी बात है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल टेम्परेचर देने पर एक्सपेंड कर जाए उसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। जिस मटेरियल का टेम्परेचर देने पर ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, जो कम एक्सपेंड करेगा उसका कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेटल प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, विच आर द फॉलोइंग टू बेस्ट मटेरियल यूज फॉर द बाईमेटालिक टेम्परेचर सेंसरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा ब्रास, एक हमारा होता है ब्रास, और दूसरा हमारा क्या होता है, इनवार। एक हमारा होता है ब्रास और दूसरा हमारा क्या होता है, इनवार। तो ब्रास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफी हाई होता है, और इनवार एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफी कम होता है। तो इन दो मटेरियल्स को यूज करके हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इस इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, अगर सपोज ये मटेरियल ब्रास और इनवार से बना है और कोई मेटल अलग मटेरियल है, जिसमें मेटल में मेटल सी और मेटल डी मान लूं, और अगर अब इसको टेम्परेचर दूं तो इसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा। सी और डी का मान ले कोई अनदर मटेरियल जिसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा, तो टू सपोज ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी टेम्परेचर हमने मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने 1 और 2 को दिया, यानी ब्रास और इनवार को दिया, और ये डिफ्लेक्ट कर गया y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया। अब हमने सी और डी का मटेरियल लिया, अब सी और डी का मटेरियल इनका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अलग है अपना, तो अलग होने की वजह से क्या हुआ कि अब हमने सेम टेम्परेचर दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन 5 सेंटीमीटर ना आके कुछ और आया, इसमें डिफ्लेक्शन 5 सेंटीमीटर का ना आके कुछ और आया। तो ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था इंडस्ट्री में कि हम किन दो को स्टैंडर्ड माने, क्योंकि हर मटेरियल का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। तो हम ये कैसे मान लेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई मटेरियल इतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से जो ये इंस्ट्रूमेंट था, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा फेल हो गया। ऐसे नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं बट इट्स एन ड्रॉबैक।
It's a drawback of this instrument because due to the coefficient of thermal expansion, different materials, so that instrument having a different deflection of the same temperature. That's why that instrument is to be not mostly widely suitable instrument for an industrial purpose application. तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उसी के बाद ये तो हमने बोल दिया हम नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे, देखिए कोई भी हम मैटर की हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक हमारे पास गैस होता है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब हम किसी एक मैटर को लेंगे या तो हम किसी भी टेम्परेचर सेंसर को अगर हम किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को देंगे तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब मीन दैट हैविंग सम मैटर हैविंग 3 स्टेट, वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो अगर हम सॉलिड की केस कहेंगे तो सॉलिड के केस में जो बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट है ये सॉलिड स्टेट में कैटेगरी में आता है। तो सॉलिड स्टेट कैटेगरी का जो इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे हमारा आके ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर गया, फेल कर गया। तो देन वी हैव टू बी मूव फ्रॉम द लिक्विड। तो हम लिक्विड के स्टेटमेंट्स पे आए। जब हम लिक्विड टेम्परेचर सेंसर इंस्ट्रूमेंट के केस में आए तो लिक्विड के केस में क्या हुआ, हमने लिया एक जैसे कि आपका जो होता है घरों में थर्मामीटर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा लिक्विड था और ये हमारी कुछ कैपिलरी थी और यहाँ पे हमारा कुछ टेम्परेचर सेंसर कुछ टेम्परेचर इनपुट किया। तो इस लिक्विड का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। इस लिक्विड का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। इस लिक्विड का एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हुआ कि अब आप देखिए, सपोज अगर आपके पास मरकरी है और आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास मरकरी है और आपके पास वाटर है, ठीक है, आपने कुछ टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मरकरी में डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ 2 सेंटीमीटर तो सेम डिस्प्लेसमेंट वाटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मरकरी और वाटर की जो विस्कोसिटी है वो अलग अलग है। तो ये भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट था, जो लिक्विड टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, ये भी हमारे लिए गुड था, बट इसमें भी यही प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि लिक्विड की अलग अलग विस्कोसिटी होने की वजह से जो लिक्विड का एक्सपेंशन था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो भी सेम नहीं था। तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो ए ड्रॉबैक। उसके बाद में हम आ गए किस पे, ये तो हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, देन वी हैव टू बी मूव फ्रॉम द गैसियस इंस्ट्रूमेंट। तो फिर किस पे आया, गैसियस इंस्ट्रूमेंट पे। जब हम गैस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो गैस इंस्ट्रूमेंट की बात करने पर वी हैव टू बी यूज फ्रॉम द बॉयल लॉ, ठीक है, बॉयल लॉ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम, क्योंकि गैस है तो गैस के पास क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता। तो अगर गैस के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता तो इसलिए हम टेम्परेचर का मेजरमेंट शेप के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। बट गैस के पास 2 क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, एंड दैट 2 क्वांटिटी इज एन प्रेशर ऑफ द गैस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर हम प्रेशर और वॉल्यूम को फंक्शन बनाते हैं एज रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। वी हैव टू बी इन फंक्शन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो अब क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, एक बार क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं और फिर हम प्रेशर को वेरिएशन करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। दूसरी बार क्या करते हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं और वॉल्यूम का चेंज करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो आपने ये 12th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें सपोज हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की, अगर हम दोनों गैसेस का वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, अगर दोनों गैसेस के हम वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो अगर हमने T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा थोड़ा सा रफ आइडिया लग रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे सही से लिख दे रहा हूँ कि जैसे कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। हमने क्या किया, इनका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का वॉल्यूम हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। हमने क्या किया, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर को वैरी कराया। हमने इसमें टेम्परेचर T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, इसमें टेम्परेचर T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि सेम टेम्परेचर पे जो गैसों का प्रेशर का वेरिएशन है
वो भी हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। सपोज अगर इसका प्रेशर P इज इक्वल टू 10 बार था, इसका प्रेशर P इज इक्वल टू 10 बार था, फिर हमने टेम्परेचर को T इज इक्वल टू 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया, इसके टेम्परेचर को भी T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो इसका प्रेशर सपोज मैं मान लेता हूँ 10 से 12 बार हो गया। पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर 10 बार था, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H2 गैस थी उसका प्रेशर 12 बार हो गया, तो O2 गैस का प्रेशर भी 12 बार हो जाएगा। इट्स एन बेसिक। तो ये जो हमारा gaseous thermometer होता है, gaseous thermometer is to be mostly widely used for an industrial application because the parameter of the pressure and volume of different gases having same वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू के लिए, अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम हाइड्रोजन गैस के लिए वेरिएशन करें तो वो भी पैरामीटर सेम आता है, अगर ऑक्सीजन के लिए करें तो वो भी सेम आता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंस्ट्रूमेंट मोस्ट वाइडली इन द एप्लीकेशन, तो आंसर आपके लिखा होगा वहां पे कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस मीटर, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स और। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर गैसेस की बात करी जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैसेस थर्मोमीटर इज टू बी मोस्ट वाइडली यूज, और जो मोस्ट वाइडली गैस यूज करते हैं दैट गैस इज कॉल्ड नाइट्रोजन। वो हमारी जो मोस्ट वाइडली गैस यूज होती है वो नाइट्रोजन यूज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो हमारी इन ज्यादा वेरिएशन में नहीं रिप्रेजेंट करती है। मतलब नाइट्रोजन जो होती है उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन का जो इफेक्ट है वो काफी कम रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि गैसेस थर्मोमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज टू मोस्ट वाइडली यूज एंड द गैसेस इज टू बी यूज्ड फॉर द नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।